Greetings everyone, welcome to the channel. Again, I am back with you on video number 2, lecture number 2 on current affairs, UPSC and winding. We are largely focused on the 2023 prelims ka paper because most of the aspirants who appeared in prelims 2023 have lost hope. उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया, उन्होंने यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स को देखा तो फिर हमने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के वीडियो देखे और 2022 के टॉपर वाले जो निकल चुके हैं वो 2023 का पेपर क्यों ही देखेंगे, तो उनके कोई पॉजिटिव इंसाइट्स तो हमको नहीं मिल पाए। लेकिन जब भी हमने कहीं पे भी ये वीडियो को देखा तो हमें भसड़ी सुनाई दिया है कि पेपर डिफ़िकल्ट आया था, यूपीएससी पे केस कर दिया है, आंसर की रिलीज़ नहीं करते। देखिए ये बात बिल्कुल वैलिड है और मतलब इस जगह पे तो हम जैसे एस्पिरेंट सभी के साथ रहेंगे कि यार भाई देखो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ करो। क्योंकि यही चीज़ अगर मैं देखूं कि मैं दूसरे दूसरे मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ देखूं तो कुछ कुछ के आंसर्स वैरी कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे आंसर्स बहुत जगह पे वैरी कर रहे हैं। यूपीएससी जहां इनसाइट पूछ रहा है, जहां कॉमन सेंस लगाने की बात कर रहा है, वहां पे भी आंसर्स जो हैं वो परफेक्ट नहीं आए हैं। एक आध क्वेश्चन है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन कहीं पे भी हमें ये नहीं पता चलता है कि यार हम करंट अफेयर्स पे रिलाई करें तो कितना करें, किस हद तक करें। सुनने में आ रहा है कि 40 to 50% कॉम्पोनेंट जो है अब यूपीएससी का करंट अफेयर्स में, ऐसा लोग बोल के आगे बढ़ जाते हैं पर ये नहीं बताते कि कौन से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से आए थे, किस तरीके से सॉल्व करना है। और फिर अगर बताएंगे भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बताएंगे, मीडियम था, इजी था, करंट अफेयर्स अप्लाइड था, करंट अफेयर्स इनसाइड था, दुनिया भर की चीज़ें। मैं आपको सिंपली यहाँ पे शॉर्ट सिंपल तरीके से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसका सोर्स बता रहा हूँ और उसको कॉमन सेंस के माध्यम से किस तरीके से सॉल्व कर सकते थे ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ताकि 2024 की हम प्रिपरेशन कर रहे हों, 2025 की हम प्रिपरेशन कर रहे हों, या कोई भी ऐसा बच्चा जो कि प्रिपरेशन करना चाहता है पर उसको समझ में नहीं आ रहा फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, फ्रॉम हाउ टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू रीड फर्स्ट, व्हाट नॉट टू रीड। तो करंट अफेयर्स कितना करें पहला सवाल तो ये है, और कहाँ से करें ये दूसरा सवाल है। तो कहाँ से करें मैं इतना बता दूंगा। देखिए अगर आप डेली अखबार पढ़ते हैं द हिंदू, तो आपका कैसे पेपर सॉल्व हो सकता था। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ डेली और मेरे को मैं बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस में क्यों कंफ्यूजन हुआ, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। इस बार का पेपर अगर मैं कहूँ डिफ़िकल्ट था, वो डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग था दोस्त। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था क्योंकि आपको एक सवाल पे एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है, एब्सोल्यूट नॉलेज होना चाहिए था। तो पहला सवाल जैसे कि आज हमारे सामने 93 है, आप पहली वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने अराउंड 6-7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं काफ़ी इंसाइट में, और हम लगातार टिप्स देते हुए चल रहे हैं आपको। तो उस वीडियो में 3 टिप मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब आगे जो फर्दर टिप्स हैं प्रिपरेशन की, वो इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को आप लाइक कर लें, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है दोस्त तो आप देखें। और मैं सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होने वाला है, तो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स जो हैं वो वीडियो को ऑलरेडी क्विट कर देंगे। लेकिन सीरियस एस्पिरेंट अगर आप थोड़ा सा भी हो तो इस वीडियो को आप 1.5x 2x की स्पीड पे लगा के मेरी इनसाइट्स को समझने की कोशिश करना। एक ऑनेस्ट एस्पिरेंट जो है वो इस वीडियो के कंटेंट को पसंद करेगा, क्योंकि ये इंसाइटफुल है। जिस तरीके से हम आपको चीज़ें बता रहे हैं, डायरेक्टली हम आपको सोर्स तक लेके जा रहे हैं। कहीं पे भी मेरा ये कोई पिच नहीं है कि मेरे कंटेंट से पढ़ो, मेरी क्लासेस पढ़ो, मेरी मैगजीन पढ़ो, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो उन एस्पिरेंट्स में से हूँ जो ये कहता है कि एस्पिरेंट्स की एक छोटी क्लोज निट कम्युनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे को वो फाइनेंशियली एड करते चले और साथ में प्रिपरेशन करते चलें। क्योंकि अगर एक ही चीज़ पे एक आदमी का दिमाग लगे, उसकी कंपैरिजन में अगर 10 लोगों का दिमाग लगे, तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रिपरेशन जो है वो निखर के आती है। साथ ही में आप आंसर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो मैं ऐसी एक क्लोज निट यूपीएससी कम्युनिटी ढूंढ रहा हूँ जो वाकई में मेरे जैसी है और जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहती है। और इसमें अगर हम लोग एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी मेरा कोई कोर्स बेचने का इनिशिएटिव नहीं है, कोई वो नहीं है। हाँ, वीकली करंट अफेयर्स के लाइव सेशन हम ज़रूर रखते हैं, वो आप डेफिनेटली आके ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे साथ एसोसिएट कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो को आप ज़रा इत्मीनान से देखिएगा दोस्त, बहुत आपको इंसाइटफुल लगेगा। पहले 15 मिनट में ये चीज़ प्रूव और डिस्प्रूव होने वाली है। पहला जो सवाल था हमारे सामने वो रीजन मेंशन्ड इन द न्यूज़ था और रीजंस फॉर बीइंग इन द न्यूज़ था, जिसमें नॉर्थ कीवो और इटोरी नाम की दो जगह है और सामने लिखा हुआ है आर्मेनिया अजरबैजान। दूसरा नगोर्नो कराबाख, इसके आगे लिखा हुआ है मोजाम्बिक, और तीसरा है खेरसोन जेपोरिजिया, इसके आगे लिखा है इसराइल लेबनान। क्वेश्चन पूछ रहा है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, किस तरीके के पेयर्स न्यूज़ में है। अब अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो नगोर्नो कराबाख जो है वो आर्मेनिया अजरबैजान से रिलेटेड है, ये आपको पता रहेगा, इसलिए आप ये एलिमिनेट कर दोगे, यानी ऑल थ्री ऑप्शन कट गया।
उसके बाद खेरेसॉन और जेपोरिजिया का आपको पता है, जेपोरिजिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट था यूरोप का सबसे बड़ा, जिसको रशिया ने कैप्चर कर लिया था, तो बहुत न्यूज़ में आया था। खेरेसॉन इज़ वन ऑफ द ऑक्युपाइड रीजन्स इन द यूक्रेन, नॉर्थ में थोड़ा ऑक्युपाइड रीजन है। तो ये रशिया यूक्रेन के ऊपर ये एरिया था, ये हमें पता था। तो ये वाला भी सही मार्क नहीं है, तो ओनली 2 जो है वो भी एलिमिनेट हो जाता है। अब हम फंस रहे हैं ओनली 1 और नन पे। अब ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि ईजियर सॉर्ट पे था, लेकिन डिफिकल्ट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि अगेन हमारा टाइम जा रहा है। टाइम इसलिए जा रहा है क्योंकि हमको नॉर्थ कीवो और इटूरी के बारे में नहीं पता है। अब अगर ये किसी एस्पिरेंट को पता था तो उसके लिए भाई एडवांटेज है कि वो मार्क्स लेके निकल जाएगा। तो नॉर्थ कीवो और कॉन्गो, नॉर्थ कीवो और इटूरी जो इलाके हैं वो कॉन्गो के कंटेक्स्ट में न्यूज़ में थे, हेंस इसीलिए आंसर नन है। नगोर्नो कराबाख अर्मेनिया अजरबैजान, खेरेसॉन रशिया यूक्रेन में, नन ऑफ देम सीम्स टू बी द रीजनेबल मैच। अब इनके सोर्सेज की बात करते हैं डियर। तो सोर्सेज में आपको ये वाली न्यूज़ द हिंदू की दिखाई देगी, इंटरनेशनल न्यूज़ से, वर्ल्ड न्यूज़ से, जहाँ पे डीआर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिबल अटैक्स हो रहे हैं। और यहीं पे मेंशन किया गया है आपको इटूरी का जगह इस पर्टिकुलर न्यूज़ में। ये न्यूज़ देखिए कब की है, ये मार्च 2023 की है। एग्ज़ाम हुआ है मई 2023 में, और मार्च 2023 का न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ से हमारे पास अप्रैल की खबर है, अप्रैल की खबर है, जहाँ पे अप्रैल 2023 में नगोर्नो कराबाख के बारे में ये बताया है, आर्मेनिया अजरबैजान टू होल्ड पीस सेटलमेंट्स इन वाशिंगटन एंड डिस्कस द कराबाख क्राइसिस। तो कराबाख हो गया, तो हमें पता चल गया। और तीसरा आप देखेंगे अगेन इंटरनेशनल न्यूज़ से, ये जो न्यूज़ है ये नवंबर 2022 की है, जहाँ पे खेरेसॉन सक्सेस के बाद की वाउज टू कीप पुशिंग आउट रशिया, यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैज़ वाउड टू कीप pushing forces out of his country after they withdrew from Kherson। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड न्यूज़ जो है द हिंदू का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है पावर द हिंदू न्यूज़पेपर की, ये है इंपॉर्टेंस द हिंदू न्यूज़पेपर की। लेकिन अगेन कोई ये कहे कि यार अखबार डेली नहीं पढ़ पाते, तो आप बहुत सारे जो मंथली वीकली डेली कंपाइलेशंस आप उसको यूज़ करें, वहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ आता ही आता है ना। प्लेसेस इन न्यूज़ आता ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, यूपीएससी पूछता है। तो ये एक फैक्ट आप अपने हमेशा दिमाग में रखेंगे कि करंट अफेयर्स में जब भी आप अप्रोच लेके जाएं तो आप प्लेसेस इन न्यूज़ को ध्यान में रखें। फर्दर उस पर अलग से फोकस करें, पूरे महीने का आप एक साथ बैठ के कर सकते हैं। पर बेटर है ना कि यार डेली पेपर पढ़ो, पेपर को अराउंड 2 घंटा दे दो, सब एडिटोरियल से स्टार्ट करो, एडिटोरियल्स को पूरा पढ़ो, उसके बाद नेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ में छोटी मोटी इंसाइट्स बना के आगे बढ़ो। मूविंग फर्दर अहेड, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके सामने कि यूपीएससी प्रिपरेशन में एवरीथिंग इज अंडर द सन। देर इज सो मच, so many topics, such a big chunk of topics that we need to prepare. But the catch is, again, the depth of the topic is not really important where it is not concerned with India. You don't have to deep dive too much into the depth. जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कहीं पे मारधार हो रही है, कोई कंट्री किसी को सपोर्ट कर रही है, उस कंट्री का हिस्टोरिकल क्राइसिस क्या है, कब से वारदात स्टार्ट हुआ, ये विद्रोह कब से स्टार्ट हुआ, तमाम तरह की चीज़ों पे आप अपनी एनर्जी ज़ाहिर नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि वो आपसे पूछेगा ही नहीं, बड़ा सिंपल सा जेनरिक क्वेश्चन पूछेगा। तो जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, ये मेरी तरफ से सजेशन रहेगा। यू नीड टू बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन इज़ द अप्रोच दैट यू नीड टू कीप वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड इज दी अप्रोच विल हेल्प यू यूपीएससी एग्जाम को सॉल्व करते समय भी। आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मास्टर बन जाएंगे तो आप टीचर बन जाइए ना, आप एस्पिरेंट नहीं रहे यूपीएससी के फिर किसी भी महीने में। तो ये चीज़ को अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे। मूविंग फर्दर रहे, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी इंटरनेशनल रिलेशन से ही रिलेटेड है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। लेट्स रीड स्टेटमेंट 1। Israel has established diplomatic relations with some Arab states। अगेन अरब स्टेट्स, अरब स्टेट्स एक रीजन है, जोग्राफिकल रीजन है, जहाँ पे ऑब्वियसली जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, अरेबियन पेनिनसुला है, वो वाली कंट्रीज आ जाती हैं। तो सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, ये सब क्या हो जाते हैं, अरब स्टेट्स में आ जाते हैं। तो इसराइल के ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसके साथ स्टैब्लिश करे हैं। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप इसका एक्चुअली में रियल ईयर जाके देखेंगे, तो वो आपको 2021 दिखाई देगा, अब्राहम एकॉर्ड्स। अब्राहम एकॉर्ड्स जो कि साइन किए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की मदद से इसराइल और यूएई के बीच में। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट तो सही है, इसराइल ने कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटल किए हैं अरेबियन स्टेट्स के साथ, ये फैक्ट है। दूसरा, द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग। अब डायरेक्ट पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है, अरब पीस इनिशिएटिव से, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में रहा होगा।
अब इसमें से है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, और 1 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 2, सॉरी 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1. बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. इस तरह की चीज़ें हैं. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो हम फंस रहे हैं अगेन. हमारे पास स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन को क्या कर रहा है, हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं. अब हमारे पास 3 ऑप्शन बच रहा है. अब न्यूज़ में क्या था वो समझने की कोशिश करते हैं. तो एडिटोरियल सेगमेंट में द हिंदू के मार्च को, दैट इज मार्च 2022 को ये न्यूज़ थी ऑन एन ईरान एंड इजराइल्स यूएस एंड अरब फ्रेंड्स शिफ्टिंग सैंड्स. वाई द सैंड्स? बिकॉज अगेन ये पूरा डेजर्ट इलाका है, तो इसलिए इसका टाइटल ऐसे दिया गया है, उस पर हम नहीं जाएंगे. लेकिन यहाँ पे आप ये एक चीज़ दिखाई देगा आपको कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का 2022 तक का करंट अफेयर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जनवरी से लेके अप्रैल 2023 का करंट अफेयर्स भी इम्पॉर्टेंट है. भाई 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स से रफली अराउंड 40 क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट, अप्लाइड, इनडायरेक्ट, जो भी आप समझना चाहें, जैसे भी आप समझना चाहें. अ कॉन्फ्रेंस इन Israel of the top diplomats from the US and 4 Arab countries would have been unthinkable a few years ago, but on Monday in Israel's Negev desert, officials from US, UAE, Bahrain, Morocco, Egypt gathered to discuss security partnerships, Iran, and other issues, signaling a decisive shift in the West Asian geopolitics ahead of the summit. Israeli Prime Minister Naftali Bennett went to Egypt to meet President Abdel Fattah al-Sisi and Abu Dhabi's Crown Prince Prince Mohammed bin Zayed. The UAE and Israel, which normalized relations as part of the Abraham Accords in 2020, has stepped up their economic and security cooperatives ever since. Now, again, with this news, you will find that Abraham Accord से statement 1 prove होता है. और आप peace initiative क्या है, which is mediated by Saudi Arabia, was signed by Israel and Arab League. तो मार्च में इसराइल ने ऑर्गेनाइज करा था मीटिंग. एक डिसाइसिव शिफ्ट है वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स का. यूएई और इसराइल ने साइन किया है अब्राहम अकॉर्ड्स. अरब इसराइल रिलेशंस आर गेनिंग न्यू डायमेंशंस राइट नाउ, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. द सेकंड स्टेटमेंट इज अ बिट स्टैटिक वन. व्हाई? बिकॉज ये करंट अफेयर्स में कवर ही नहीं हुआ, ये 2002 की बात है. तो हमारा जो अनुमान था कि ये सीए स्टैटिक्स करंट अफेयर से है, ये अनुमान गलत होता है. 2002 में सीरिया और येमेन की क्राइसिस में ईरान और सऊदी अरेबिया का रोल इन्वॉल्व है, और इसीलिए अरब पीस इनिशिएटिव जो है वो साइन की गई थी. ठीक है, अरब पीस इनिशिएटिव जो है वो साइन की गई थी. और सीरिया में जो भी कंडीशन चल रहा है उसमें इजराइल का हाथ है कि नहीं है वो समझ पाना मुश्किल है. लेकिन अगर आप अरब पीस इनिशिएटिव को जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भाई, ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि पीस इनिशिएटिव में शामिल किया था. लेकिन देखिए, किसी भी तरीके से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कोई रिलेशन है नहीं. अरब पीस इनिशिएटिव जो है वो कुछ अरेबियन कॉन्फ्लिक्ट वाली कंट्रीज़ में शांति लाने के लिए किया गया था. और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें अरब स्टेट्स के साथ, तो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है ना. तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. This is my stand, this is my take with respect to question number 94. You'll try to read more about it and get into the depth, because official answer की आई नहीं है, तो आप किसी भी आंसर को गलत नहीं कह सकते unless and until अप्रोच में आपको कोई कमी दिखाई दे. तो आप खुद जाके इसके बारे में देखिएगा. अब यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टिप यूपीएससी प्रिपरेशन में ध्यान रखने के लिए ये है कि हम जब भी पेपर पढ़ें, अखबार पढ़ें, हम इस चीज़ को दिमाग में अपने रखें that the areas of conflict are important only if they have geopolitics involved, right? The peace deal between Iran and Saudi Arabia was significant as it was brokered by China. ये न्यूज़ में आया था, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में पीस डील हुई है. So one needs to have an open mind to understand these areas of conflict. A rote learning will not really help you. Geopolitics as well as geoeconomics will definitely have some part to play in India's foreign relations, in India's foreign policy, in India's approach towards these countries, and that is where we need to develop our understanding. उसी सिलसिले में क्वेश्चन नंबर 90 है. अब ये एक यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव से सवाल आया, और माइग्रेशन के ऊपर रिपोर्ट आया था कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन भारत में होता है. वर्कफोर्स की वजह से काफ़ी सारे लोग हमारे गल्फ कंट्रीज़ में जाते हैं. रफली अराउंड 1/4 ऑफ द माइग्रेशन दैट हैपन्स इन इंडिया.
और इंटरनेशनल डे ऑन माइग्रेशन था 18 दिसंबर को। तो 18 दिसंबर को आपको इस तरीके के आर्टिकल्स भी रफली दिखाई देंगे। 2022 के दिसंबर में ये आर्टिकल आया था द हिंदू के और कमेंट सेक्शन में, अगेन वही एडिटोरियल वाले पेजेस में, अ रीटेलिंग ऑफ इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स प्लाइट, राइट। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022, 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं 2020 से 2020 में, 2/3 इनमें से लेबर की वजह से हैं, राइट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है आंसर राइटिंग के लिए। वाइल देयर वर 169 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स इन 2019, फिगर टच्ड 164 मिलियन इन 2020। लेबर माइग्रेंट्स की संख्या कम होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो लेबर्स हैं वो अब दोबारा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो अब सब कुछ छोड़ के अपने घर द्वार छोड़ के कहीं कहीं काम करने नहीं देना चाह रहे। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपने नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन में ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलर माइग्रेशन recognizes the challenges migrant labor faces across the world, ठीक है। In this context, the government of India has to revisit its policy in the post-pandemic migratory scenario by engaging all stakeholders and by passing the Immigration Bill 2021. So we do have an immigration bill pending in the parliament and सजेशन आया इंडिया को, लेकिन कैच क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। क्वेश्चन को ज़रा देखें, पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूएन हैव अडॉप्टेड द फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। All the countries, right? Second, the objective and commitment stated in the GCM are binding on the UN members. Again, this is something that we are not going to. This is something that we are not going to say that this is correct. So all three statements are correct. Goes out of the box, right? The GCM addresses internal migration or internally displaced people also in its objectives and commitments. नाउ अगेन स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 1 ये सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से नहीं कर सकते थे। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज आई ऑल्सो हैव नो क्लू अबाउट इट। I also have no clue about it. This question is detailed and the newspaper had covered it very differently. न्यूज़पेपर ने जो कॉम्पैक्ट साइन हुआ इसमें क्या कवर किया, इसमें इंडिया का कॉन्टेक्स्ट कवर किया बिकॉज ये आपको एडिटोरियल की तरह से आया था। अब हमें ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ एंड ऑर्डरली माइग्रेशन को जाके थोड़ा सा रिसर्च खुद से भी करना पड़ेगा। इसका मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो न्यूज़पेपर में अगर हम कोई टर्म, कोई टॉपिक, कोई इनिशिएटिव अगर हम उसको देखें, ठीक है, तो हम उसको एक बार क्या कर लें, सिंपल एक अपने पन्ने में लिस्ट कर लें और उसको जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी, अब यूएन की वेबसाइट है, इंटरनेशनल माइग्रेशन की वेबसाइट है, आईओएम की, राइट। तो उसको जाके सॉरी आईएमओ की, इंटरनेशनल माइग्रेटर ऑफिस की वेबसाइट है, तो हम जाके उसको क्या करेंगे, देख लेंगे ना। आईओएम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की रिपोर्ट आई है, विल गो एंड चेक इट। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन आई कैन नॉट से दैट दिस वाज इजी क्वेश्चन, इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड इट विल पुश आवर ब्रेन टू थिंक मच। तो यार नोट मेकिंग तो करना पड़ेगा अपने को, अपने पास करंट अफेयर्स के नोट्स तो होने ही चाहिए, भले ही बेसिक नोट्स हों। हम कोई पोथा कहानी नहीं लिखते, हम पूरा मतलब आपने अखबार पढ़ा 18-20 पन्ने का और आपने उसके 5 पन्ने के नोट्स बना दिए। अब अगर आप 5 पन्ने के उसके नोट्स बना रहे हो तो आप सोचो ना, आप 30 दिन बैठोगे 5 पन्ने के नोट्स बनाओगे तो आप 150 पन्ना यही कर दिए, और 150 पन्ना को आपने 10 महीने किया तो वो 1500 पन्ने हो गए 1500 पन्ने ये हो गए आपके पास, प्लस आपके पास 750 पन्ने और जुड़ जाएंगे, 750 से 900 पन्ने, तो 2000 पन्ने का तो नोट ही हो जाएगा आपका। उसको रिवाइज कब करेंगे? इसीलिए इंटेलिजेंट काम करेंगे। इंटेलिजेंट काम क्या होता है, न्यूज़पेपर में चीज़ों को पूरा पढ़ा और उसके सिर्फ कीवर्ड्स को अपने नोट्स में लिखे, यानी कि एक पेपर के नोट्स हमारे मैक्स टू मैक्स 2 पन्ने में आ जाने चाहिए, 2 शीट्स में, मतलब 1 2 3 4, बस 2 पन्ने। तो अगर आपने महीने भर का भी करंट अफेयर्स बनाया तो आपके सिर्फ 60 पन्ने की पतली बुकलेट बनी महीने की, आपने उसको स्टेपल मार दिया, आपने उसको जहां 2 बार पढ़ दिया वो आपके लिए बेकार कंटेंट हो गया, अब आप उसको किनारे कर देंगे। उसी में आपने अपने मेंस आंसर राइटिंग के वो लिख रखे हैं, कीवर्ड्स लिख रखे हैं, आपने डेटा इस तरह का एक्सट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, और बाद में आपने जब उसको अपने कहीं पे भी स्टैंडर्ड नोट्स बना रहे हैं तो उसको कर लिया। लास्ट में जब रिवीजन करने गए, दैट व्हेन यू आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ February, March, April,
तो फरवरी में आपने ये सारे अपना जत्था उठाया, पूरा लेखा जोखा उठाया, और आपने किसी स्टैंडर्ड कोचिंग की मंथली मैगजीन्स को पढ़ना स्टार्ट किया। उसको पहले पढ़ा, फिर अपने नोट्स को पढ़ा, फिर उसको पढ़ा, फिर उसको नोट्स को पढ़ा, एडेंडम करते चले गए। तो इससे आपके दिमाग का होराइजन जो है बहुत वाइड होता है। और ऑब्वियसली बात है, मेरी बात को समझिएगा, ये काम उतना ही मुश्किल है जितने आसानी से मैं बोल दे रहा हूँ। इट इज़ दैट डिफिकल्ट डेली बेसिस पे। बट आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा था ना कि यार ये क्वेश्चन तो रेंज में है, एक्चुअली आपके रडार में है ये क्वेश्चन, आया ना पेपर में कहीं ना कहीं, आपने दिमाग नहीं लगाया। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस होते हैं ना डियर, उनमें आपको थोड़ा सा घुस के तहकीकात करनी चाहिए। यूपीएससी वाले आदमी को उसमें इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा अपना करना चाहिए कि भाई ये क्यों आया। ठीक है। अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बस अंतर क्या है दोस्त, यूपीएससी यूपीपीसीएस में अंतर क्या है? यूपीपीसीएस स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी हो गया, राजस्थान पीएससी हो गया, बिहार पीएससी हो गया, वो क्या पूछेगा आपसे? वो ये पूछेगा इंटरनेशनल डे ऑन माइग्रेशन कब आता है, तारीख पूछेगा। यूपीएससी शायद ये सवाल आपसे कभी भी नहीं पूछे, कभी भी नहीं पूछे, है ना। तो ये देखिए आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 88 की अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 88, ये भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बेस्ड क्वेश्चन हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस साल। तो समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 को रीड करते हैं। इंडिया 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की इजाजत कर रहा है, यानी सीधे डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, डेटा पता है तो आप ऐसे सवाल को कर लेंगे। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। डायरेक्ट स्कीम से क्वेश्चन आया है, गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन आया है। ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग कॉमन सेंस, बट सर इट नॉट ऑलवेज वर्क्स, है ना। कॉमन सेंस डज नॉट ऑलवेज वर्क, यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्यों आया था, पीएलआई स्कीम क्यों आई थी, क्या बेसिक आपको पता है? पहले उसको जॉट डाउन अपने दिमाग में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में क्या चलेगा, बेसिक्स चलेगा। तो पीएलआई स्कीम में हमें पता था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है, बस इतना पता था। यानी देश में जो व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको सरकार कुछ फ़ायदे देगी अगर वो निम्न प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। यही था कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, अगर आप इसमें मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ाने से हमारा पर्पस क्या था? हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने का पर्पस था। प्रोडक्शन बढ़ाने में हमें क्या करना था? हमें हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। और एक्सपोर्ट बढ़ाने का मतलब एक तरीके से क्या था कि हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को नैरो करने की कोशिश कर रहे थे। करंट अकाउंट डेफिसिट को नैरो करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गैप जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है। Indian imports have declined substantially in comparison to the global export due to pent up demand और कोविड-19 सप्लाई शॉक। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कोविड-19 के बाद कम हुआ है। ऑलरेडी इंडिया इज रैंक्ड विद इन 20 कंट्रीज एट लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। इंडिया शायद 19th पोजीशन पे आता है पूरी दुनिया में जो भी क्वांटिटी एक्सपोर्ट या ट्रेड होती है, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। इन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम EU decided in production linked incentive scheme EU decided not to import those products as this scheme is leading to trade disruption। यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया कि हम इंडिया के पीएलआई वाली चीज़ों को हम इंपोर्ट अपने कंट्री में नहीं करेंगे। ऑल्सो द स्कीम एम्स टू इंसेंटिवाइज मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एंड मेक इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर। फॉरेन एज वेल एज डोमेस्टिक कंपनीज आर इन्वॉल्व। इसमें मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग था, और आपने कभी सुना है, कॉमन सेंस लगा सकते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आपने सुना होगा कि पीएलआई स्कीम आई है, ये आपने सिर्फ न्यूज़ सुनी होगी। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम आई है, तो भारत की कौन सी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है भाई? बहुत कम आपने सुनी होंगी भारत की कंपनी, सारी तो फॉरेन की कंपनी है, शाओमी से लेके आपके सैमसंग से लेके एप्पल से लेके। तो पीएलआई मोबाइल के लिए आया है, तो डोमेस्टिक और फॉरेन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो स्टेटमेंट 2 तो भाई करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। जो भी स्टेटमेंट 2 को इनकरेक्ट कर रहा है उसको हम बाहर कर देंगे, और हम फिर से 3 ऑप्शन के बीच में फंस रहे हैं। अब इंडिया के एक्सपोर्ट की अगर हम बात करो, तुम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करो, तो भाई इंडिया 1.8% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है इन कंपैरिजन टू द जीडीपी। ठीक है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट। इंडिया एक्सपोर्ट्स ओनली 1.8% इन टर्म्स ऑफ इट्स जीडीपी, एंड आई वुड नॉट कीप इंडिया एट 3.2% एक्सपोर्ट, राइट।
अगेन दिस स्टेटमेंट इज़ वेरी डाइसी एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट एग्जैक्ट डिटेल ऑफ दिस कि यार ये एक्सपोर्ट क्या है। ये हमें एक चीज़ ये बता देता है साफ साफ कि दोस्त, इकोनॉमिक सर्वे ना, इकोनॉमिक सर्वे रटा हुआ होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे रटा हुआ होना चाहिए, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था। और इसीलिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 जो है आर नॉट करेक्ट, राइट। सो इट्स ओनली स्टेटमेंट 1 which is incorrect and statement 2 is correct. According to me the answer is D. ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ने बी को भी सही बताया है। बड़ा डाउटफुल है कि बी कैसे सही हो सकता है। मेरे हिसाब से आंसर डी है। लेकिन आपको क्या सीखने को मिला इसमें? यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिला कि कभी भी गवर्नमेंट योजना आ जाए पेपर में तो उसको जाके तुरंत हम कोरॉबोरेट कर लेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये देखिए, आपको दिखाई देगा थोड़ा सा हिस्ट्री ओरिएंटेड लगेगा। अगेन देखिए, ये इंसाइट लेना ही अपने आप पे कितना लोड वाला काम है, कितना सर दर्द कर रहा है। अरे यार, इतना डिटेल में यूपीएससी पूछता है, इतना डिटेल में प्रिपरेशन करना पड़ता है। हाँ भाई, इतना डिटेल में प्रिपरेशन करना पड़ता है, इतना डिटेल में यूपीएससी पूछता है। और तुम अगर ख्वाब इतने बड़े देख रहे हो तो छोटी मोटी चिंदी चिरौंदी चीज़ों से तुम डर नहीं जाओगे, है ना। अपनी प्रिपरेशन और अपने अपनी तरीक़ों को बदलाव नहीं करोगे तो चिंदीपना ना करें। एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, परीक्षा बहुत बड़ी है, जो इससे आपको उपलब्धि हासिल होगी वो भी अपने आप में बहुत बड़ी होगी। इसीलिए छोटी मोटी चीज़ों को देख के घबराइएगा नहीं। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे डिक्लेयर किया गया है। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो हाँ, स्टेटमेंट 1 तो हमारे सामने सीधे सीधे करेक्ट है। It was in 1905 that स्वदेशी मूवमेंट was launched on the same day. अब नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर क्या न्यूज़ आई है? नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर बहुत सारे एग्जीबिशंस और हार्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। दिस स्टेटमेंट इज देयर इन द न्यूज़पेपर एज ऑन दिस डे स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑर्गेनाइज हार्ट्स एंड एग्जीबिशंस, सो न्यूज़पेपर्स हैव गॉट दिस कवर्ड एक्सटेंसिवली, विच मीन्स इंपॉर्टेंट नेशनल डेज एंड इंटरनेशनल डेज आर नॉट आउट ऑफ ट्रेंड। जैसा कि हमने अभी आपको पहले देखा है कि इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेशन आपसे शायद पूछे, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि आपके करंट अफेयर्स को उसने करंट को किससे जोड़ दिया? आपके स्टैटिक हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया। तो यूपीएससी इनोवेट कर रहा है, इनोवेटिव अप्रोच ले रहा है अपने क्वेश्चन आंसर्स में, अपने स्टेटमेंट्स में, क्वेश्चंस में। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें। आप क्रिटिसाइज करना बहुत आसान होता है, लेकिन देखिए यूपीएससी किस तरीके की चीज़ें चाह रहा है, यानी कि हम स्टैटिक और करंट को रिलेट करते हुए भी पढ़ें। इतना इन डेप्थ पढ़ने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो दोस्त आपको अराउंड 4 महीने में, इन द फर्स्ट 4 months you have to sit down and prepare your static, which means very important is that in the first 90 days, I am telling you, first 90 days of your preparation, August, September, October, try to figure out all the NCRTs of 6 to 12th. Please do that, please do that. Even if you know the history, you think that you know the history, you think that you have studied that, please do that in 90 days. एक बात मेरी तुम अपने टिप की तरह ले लेना, तुमको ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले नहीं बताएंगे, तुमको ये बहुत ज़्यादा जो रूड और ईगोइस्टिक टॉपर्स होते हैं वो भी नहीं बताएंगे। वो क्यों ही बताएंगे तुमको? वो वाई वुड दे वांट टू हेल्प यू ऑल एंड टेल यू दैट दे जस्ट वर एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ सच एंड सो सिंपल स्टेप्स? दे विल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। देर आर वेरी फ्यू ऑनेस्ट टॉपर्स दैट आई हैव सीन जिन्होंने ये कहा हो कि नहीं भाई देखो, उनको वही स्ट्रगल महसूस हुआ जो उन्होंने किया। कनिष्क कटारिया जी का मैंने वीडियो देखा, अनुदीप दुरीशेट्टी का मैंने वीडियो देखा। ये लोग छपे हुए हैं दिमाग में, क्योंकि अब अक्षत जैन का मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, नो डाउट, बट वो प्रिविलेज बैकग्राउंड का था ना, उसको वैसा इन्वायरमेंट मिलता था, उसको उसके पापा मम्मी गाइड कर देते थे, वो वही माहौल में जी रहा था। वो हमारे तुम्हारे जैसे साधारण एस्पिरेंट्स के लिए प्रेरणा नहीं बन सकता। टीना डाबी प्रिविलेज घर की थी, हमारे तुम्हारे लिए वो प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकती है। लेकिन एक ग्राउंडेड व्यक्ति आके कह रहा है, अब जैसे इसी साल 2022 में एक मैम सेलेक्ट हुई हैं जो जिन्होंने कभी नहीं सोचा, 6 अटेम्प्ट था उनका। तो ये जो हारते हारते जीत गए, जिन्होंने कभी, अब जैसे AIR वो थे आपके, एक और एस्पिरेंट, तो उनका नाम भूल गया, चश्मा लगाते क्यूट से थे, बड़े ग्राउंडेड थे, बड़े ग्राउंडेड, बड़े सिंपल तरीके से वो हारते हारते जीत गए। और उन्होंने ही, जब उनसे साझा करोगे, आप उनसे बात करोगे या उनका वीडियो देखोगे, तो वो बोलेंगे यार देखो, बेसिक्स पहले इंप्रूव करने रहते हैं। तो बेसिक्स में 90 दिन में आप अपनी NCERT को करिए दोस्त। NCERT बाय एंड लार्ज इज गोइंग टू सेव योर आर्सेस बाय द एंड ऑफ द डे, है ना। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ऑब्वियसली लॉन्च किया गया था अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ कैलकाटा, एंड हेंस
both statement 1 and 2 are right, and 2 is the correct explanation of A would be the correct answer. So important days and history becomes very important with respect to your preparation. Question number 79 की बात करें, so we have more such questions, and then we will discuss, because it is very important. You see, I'm going to start from this particular question, 70 and 69. Look at this particular question, aerial metagenomics. Now I'll tell you today, I guess it is 14th, आज के 14th अगस्त के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, 14th अगस्त के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट साइंस सेक्शन में द हिंदू के 2023 में मेटाजेनोमिक्स के ऊपर बहुत बड़ा अभिलेख आया है। द हिंदू से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा पहले पूछ लेते, थोड़ा पहले दे देते, तो शायद मेरे जैसे व्यक्ति का जो डेली पेपर पढ़ता है उसका ये क्वेश्चन सही होता। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा अप्रोच क्या था। ये साइंस का क्वेश्चन है, एरियल मेटाजेनोमिक्स बेस्ट रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अब एरियल का मतलब हो गया एयर, मेटा का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, जीनोमिक्स का मतलब हो गया डीएनए से रिलेटेड। ठीक, अब इस क्लू को, इस चीज को सॉल्व करने जब आप जाओगे तो आप सबसे पहले तो देखिए, सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेसेज एंड वाटर बॉडीज, एरियल मेटाजेनोमिक्स। एरियल मेटाजेनोमिक्स में हम इतना कह सकते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग एयर को यूज करके कुछ की जा रही होगी। तो सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेसेज एंड वाटर बॉडीज कुड बी ट्रू और नॉट। बताइए, क्या आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। भाई क्यों तुम ऐसा करोगे? मूविंग एनिमल से तुम क्यों ब्लड सैंपल लेना चाहोगे? एयरबॉर्न सर्विसेज, तो ये थोड़ा सा वेग लगा, तो सी एलिमिनेट कर देंगे हम। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीशीज ऑफ अ हैबिटेट, एरियल मेटाजेनोमिक्स नहीं होता, वो एवियन मेटाजेनोमिक्स होता अगर होता भी तो। इसलिए ये कॉमन सेंस लगा के मैंने बी एलिमिनेट किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं फंस गया ए में और डी में, डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो, और डी में इनएक्सेसिबल एरियाज। समझ पा रहे हो बात? लेकिन गट फीलिंग किस जगह गया पता है आपको? गट फीलिंग मेरा चला गया डी पे। मैंने कहा यार, ड्रोन का इस्तेमाल डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के लिए तभी करेंगे ना जहाँ पे हम नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था पता है? आई ड्रोन इनिशिएटिव चल रहा था। आई ड्रोन इनिशिएटिव मैंने न्यूज़पेपर में देखा था, जहाँ पे कोविड वैक्सीन दी जा रही थी नॉर्थ ईस्ट में। तो मेरे दिमाग में चला यार, ड्रोन का इस्तेमाल ये बायोटेक और मेडिसिन में तभी करते हैं जब हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे होते। फिर अगेन द आंसर इज ऑब्वियसली ए। तो ये बड़ा स्लाइट कॉमन सेंस की वजह से ये क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अप्रैल का जो न्यूज़ है, एक्सप्लेन्ड कॉर्नर है द हिंदू का, उसमें जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। द जिनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट अलाउज द डीएनए सीक्वेंसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स which can be used to assess the vulnerabilities of humans of future diseases. This was extremely covered in the news. Therefore, option A informs us that collecting DNA samples from air in a habitat at one go seems to be reasonable. The word genomics with meta as a prefix indicates that it is related to genome project. Therefore, such a question is not directly asked but loosely related to current affairs. And loosely related to current affairs all the more why? Because again, you could not have guessed it. लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे आपको सिंपल बता देते हैं दोस्त, संडे का साइंस द हिंदू का और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जिसको आप एक्सप्लेनर की तरह से आने लगा है द हिंदू का, वो हमारे लिए एकमात्र सोर्स है प्रिपरेशन का विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। भाई तो समझ पा रहे हो ना कितना समय देना है। और जॉब के साथ प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। ये फालतू की बातें हैं कि नौकरी के साथ प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, जॉब के साथ नहीं। आपको आपकी ख्वाहिशों को, आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन को और आपके खर्चों को सिमेटना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे बैठ के 5 घंटा 8 घंटा दे रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको बैठे रहना है, तो आप फिर भी इस प्रिपरेशन को पुल ऑफ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक्टिव जॉब जो है, जहाँ पे आपको फील्ड वर्क करना है, दुनिया भर की जगह पे घूमना है, 75 तरह के ऑफिस के काम है जिसको आप घर पे कैरी करके लेके आ रहे हो, एक्टिव जॉब करते समय तो आप ये प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सो क्विट योर जॉब्स इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन। फालतू की हवाबाजी नहीं है। हाँ भाई, एक बार आपने स्टैटिक सिलेबस कवर कर लिया, आपका प्रीलिम्स निकल गया, आप मेंस में बैठ चुके हो या आप इंटरव्यू तक जा चुके हो,
अब आप खाली नहीं बैठना चाहते तो उसके बेसिस पे आपने कहीं जॉब ले ली और आप प्रिपरेशन भी कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हो तो आपको एक तरीका पता चल गया है। ये बात मेरी समझिएगा, यानी कि मेंस, आंसर राइटिंग, ये सारा आपके लिए अब लोड नहीं है। स्क्रैच से आपको कोई सब्जेक्ट कवर नहीं करना, लेकिन आपको 1 साल 1.5 साल घर पे बैठ के स्टैटिक बेसिक बनाना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बिना आप उस्ताद उड़ान नहीं भर पाओगे। आप पंख लगाओगे, कट जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि आपके पंखों में उतनी जान नहीं है। हौसलों में जान होगी, उड़ान लोगे, पर पंख होना भी ज़रूरी है, पंखों में दम होना ज़रूरी है। सब दकियानुसी बातें हैं, कहावतें जो है ना, वो एक कहते हैं ना, मोमेंटली खून को गर्म करने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन उसमें सच्चाई बहुत कम होती है। तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस पेपर को दे रहा हूँ और बचपन से ख्वाब और सपना रहा है इस पेपर को निकालने का। भगवान ने साथ दिया, इंशाअल्लाह ये मेरा पेपर बिल्कुल निकलेगा। और आई विल ऑल्सो कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसाइट्स दे रहा हूँ मैं, ये मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि कोचिंग नहीं कर रहे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, जिनकी एस्पिरेशंस बड़ी है, उनको हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए is used in the case of which one of the following। अगेन ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, और दुनिया भर का आपने शिवन जी का वीडियो देख डाला होगा, उनका कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। आपने उनका क्वेश्चन कर लिया होगा, अभी बड़ा चल रहा था वो, मैंने भी लिया था उनका कोर्स, टारगेट यूपीएससी, टारगेट यूपीएससी। वो बंदे, दोनों बंदे भाई, दोनों बंदे लोधा साहब और शिवन जी भयंकर साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के ऊपर जाते हैं। मैं मतलब उनको को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इनके जितना नॉलेज तो अपने पास कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन मैंने हमेशा देखा कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट, यानी कि वो बड़े स्मार्ट हैं। वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे। शिविन भाई साहब कहते हैं कि मैंने कभी अखबार खोला ही नहीं होगा। फिर थोड़ा डिटेल में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे मैंने बहुत पढ़ा था। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि अखबार उन्होंने नहीं पढ़ा हो यार, बिना पेपर पढ़े कैसे हो सकता है, पता नहीं। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए जो है इज अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद डीएनए सीक्वेंस विच आर कॉमन टू एवरी इंडिविजुअल एंड कीप्स ऑन रिपीटिंग। दिस पर्टिकुलर माइक्रोसैटेलाइट इन अ डीएनए सीक्वेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, helps in understanding the evolutionary relationships. This particular question was precise through DNA vaccine manufacturing, Genome India project and all were associated with it। यानी करंट अफेयर्स का implied question आया है, applied question नहीं आया है। Studying the evolutionary relationships among the various species of fauna is where microsatellite DNA helps। Now microsatellite DNA can also help in basically assessing the efficacy of drugs। So the answer is very doubtful, but अभी तक A है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था, छू के जा रहा था करंट अफेयर्स को। तो अगेन आई वुड से दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन। एरियल मेटाजोनॉमिक्स को हम कॉमन सेंस से फिर भी कर गए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए को हम कॉमन सेंस से नहीं कर पाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, टिप नंबर 7 है आपके लिए। द आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन शैल बी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन इफ दे आर डिफिकल्ट फॉर यू, unanimously they are difficult for everyone। Therefore if anything is unheard of, even if you have read the newspapers daily, please remember none of them were able to do it because you were not able to do it reading the newspapers daily। If somebody has done it, they might have got lucky in this particular question, they will not get lucky in all the other questions। So coaching institutions really usually release the answer key in a manner as if we have not studied enough, but that's not always the case। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपको बाद में आके बोलेंगे अरे मैंने तो बताया था ना तुमको, देखो उस फला लेक्चर में, फला क्लास में, फला नोट्स में यहाँ से सवाल दिया है तुमको, तो हमने तो तुमको पढ़ाया है दोस्त, तुमने नहीं पढ़ाई की है। आप कभी भी इस चीज़ के चक्कर में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ मत भागिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ यूपीएससी एग्जामिनेशन में पहले आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को सुधारना पड़ेगा। फटाक से जो बच्चे जाके कोचिंग में कूदना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उसकी तैयारी, एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसी परीक्षा जो उनको खुद से करनी है वो उनको कोई और करवा दे। तो भाई तू यूपीएससी एग्जामिनेशन में क्लियर करने के बाद अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कैसे करेगा? तुझ में तो वो बात ही नहीं है ना। तो पहले अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करें, खुद के साथ थोड़ा 1 साल घर पे बैठ के समय बिताएं, उसके बावजूद नहीं लगे तो फिर कोचिंग ज्वाइन करें। कोचिंग जाइए, 50% प्रिपरेशन करके जाइए, फिर 50% गाइडेंस लीजिए। नील बटा सन्नाटा रह के कोचिंग मत जाइए और कूड़ा होके बाहर आएंगे। माँ बाप का 1.5-2 लाख रुपए लग जाएगा, आप कूड़ा बन के बाहर आएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने उठा पटक सारी कर ली,
फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा मेरा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे। फर्दर मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। ये देखिए, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस था, क्वेश्चन नंबर 79। इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नगोआ प्रोटोकॉल। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग access and benefit sharing, including the power to levy collection fees on the access of biological resources within its jurisdiction. Now, this is applied knowledge of current affairs, applied question आया है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी पूछा है आपसे, कह रहा है नगोआ प्रोटोकॉल के लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी क्या है। तो वो दोस्त, अगर आपको नगोआ प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पता है तो आप पहले स्टेटमेंट के ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के बारे में आपको नहीं पता है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी डन फ्रॉम द करंट अफेयर्स एंड दैट इज वाई ईजी क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। फरवरी 2023 में द हिंदू में आया था। इंडिया ने नगोआ प्रोटोकॉल को 2010 में ज्वाइन किया। नगोआ प्रोटोकॉल केरला की गवर्नमेंट ने एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग प्रोग्राम के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि नगोआ प्रोटोकॉल में क्या है, एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग प्रोग्राम है। एक्चुअली क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी जो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसके अंदर एक नगोआ प्रोटोकॉल है। तो नगोआ प्रोटोकॉल में कहते हैं कि जो लोकल कम्युनिटी है जिसके आसपास वो स्पीशीज़ पैदा हो रही है पेड़ की, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो किसी इंडस्ट्री में कहीं पे भी, तो उससे आप कुछ प्रॉफिट जो है उस कम्युनिटी को वापस दो, बिकॉज उस कम्युनिटी ने कई हजार साल तक उस स्पीशीज़ का कंजर्वेशन किया है और उसके ग्रोथ में मदद की है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी एक रोल प्ले करती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि लोकल लेवल पे जिसके पास पावर है कि वो अब फीस लगा सकती है। अगर आप किसी स्पीशीज़ को कमर्शियल यूज़ के लिए लेके जा रहे हो, कोई कंपनी है मेडिसिन बनाती है, उसको कोई जड़ी बूटी चाहिए, वो लेके जा रही है, तो उसको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को फीस पे करना पड़ेगा। वो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी फीस यूज़ करके लोकल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट विकास के लिए काम कर सकती है। केरला स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है स्टेट लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होगा। इंडिया कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का 1993 से पार्ट है। उसी कंटेक्स में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हमने पास करी थी, बायोडाइवर्सिटी रूल्स 2004 हमने बनाए थे। और पर्पस ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग स्कीम क्या है, रेगुलेटेड एक्सेस टू बायो रिसोर्सेज फॉर कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, fair and equitable sharing of benefits in India to the local indigenous communities, and that is why both statement 1 and 2 seems to be correct. इसमें क्या ही शॉर्टकट लगाओगे, पता होना चाहिए। लेकिन अगेन अप्लाइड क्यों है, क्योंकि स्टैटिक को करंट के साथ रिलेट कर दिया। केरला ने न्यूज़ अनाउंस की थी, केरला ने इम्प्लीमेंट किया था, और स्टेट लेवल पे होती है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो पूरा न्यूज़पेपर तो दोस्त पढ़ना पड़ता है ना। समझ गए मेरी बात को। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द स्टैटिक विद द करंट अफेयर्स। अगेन मैं आपसे यही बात बोलूँगा कि आप करंट को स्टैटिक को करंट के साथ प्लीज़ जिस तरीके से हम रिलेट करते हैं वो सीख लीजिए। इन डेप्थ कवरेज अगेन मैं कहूँगा बहुत घुस के पढ़ना नहीं इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियली पढ़िए। आप चीज़ों को सुपरफिशियली पढ़िए, मतलब न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को। स्टैटिक तो आप अपना डेप्थ में करते ही हैं, करंट अफेयर्स को सुपरफिशियली पढ़िए और बेसिक चीज़ों को आप क्या करिए, नोट डाउन करिए बस। You just note down the basic things and that's it. That's it. That will be, I think, all for you to prepare the current affairs. So a close reading of whatever is being implemented may help you prepare better for this examination, whether it is state scheme है ना, और whether it is government of India की scheme। कोई भी जगह पे आपको सरकार अगर इन्वॉल्व है तो आप उसको पढ़ के नोट मेकिंग करिए। उसी सिलसिले में हमारे पास दो और क्वेश्चन है लास्ट के। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो वाकई में आपके अंदर एक डेस्परेशन जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं और मैं आपको यहाँ पे सिंपल हैक्स दे रहा हूँ, सिंपल चीट कोड्स दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने अखबार में अपनी अप्रोच को बदल सकते हैं। अगेन ये स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट 2 बेस्ड क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स, India extracts more than a quarter of the world's groundwater withdrawal each year. If you apply your common sense, you have the world's largest population as of now. Along with that, you have seen that पंजाब और हरियाणा और दिल्ली जैसे जगहों में, चेन्नई जैसे जगहों में
ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस हो रहा है। इसके साथ साथ आपने ये भी सुना है कि एग्रीकल्चर में चावल और गेहूं की खेती की वजह से दिल्ली का जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो कम रिचार्ज हो रहा है, पानी घटता जा रहा है। साथ में आपने ये भी देखा है कि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन 55 लीटर्स वाटर पर कैपिटा पर डे अनाउंस किया है, 2024 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। तो भारत सरकार में पानी का रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा होगा ही होगा। हमारे यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स की संख्या बहुत कम है और रेन फेड रिवर्स बहुत ज़्यादा, पूरा पेनिनसुलर इंडिया रेन फेड रिवर्स पे है। तो भाई कहीं ना कहीं हम ग्राउंड वाटर के पानी पे ही डिपेंडेंट होते होंगे। तो स्टेटमेंट वन को हम करेक्ट मान सकते हैं, कॉमन सेंस लगा के। एक चौथाई पानी हम ही पी जाते हैं। हो सकता है। स्टेटमेंट टू, इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट more than a quarter of the world's groundwater each year to satisfy the drinking water and sanitation needs of almost 18% of the world's population living in the territory. Now, applying all the logic, हम कितना पानी निकालते हैं वो तो सही है, लेकिन भारत में सारा का सारा ग्राउंड वाटर कह रहा है इस ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर। मोर देन अ क्वार्टर से हमें निकालना पड़ता है पानी, एक चौथाई से ज़्यादा पानी हम निकालते हैं क्योंकि हमें ड्रिंकिंग वाटर का नीड सेटिस्फाई करना रहता है। ये स्टेटमेंट हल्का सा कॉमन सेंस लगाएंगे आप तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना पानी हम पीते नहीं हैं उससे ज़्यादा पानी हम खेतों में डलवा रहे हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाता है। यूएन वर्ल्ड डेवलपमेंट वाटर रिपोर्ट आई मार्च 2023 में, ये न्यूज़ आया था, है ना। और डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की थी ऑब्वियसली। न्यूज़पेपर्स जैसे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया था। अप्रैल 2023 में यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यूयॉर्क में, इसको द हिंदू के एक्सप्लेनर सीरीज़ ने कवर किया था। लेकिन क्वेश्चन जो है वो इंडिया पे फोकस कर रहा है। एग्रीकल्चर 70% का पानी वाटर ग्लोबली यूज़ कर रहा है। सम कंट्रीज आर नाउ ऑल्सो रिजॉर्टिंग टू ड्रिप इरिगेशन सो दैट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन फॉर एग्रीकल्चर इज रिड्यूस्ड। पहला स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि इंडिया एक चौथाई पानी ग्राउंड वाटर निकालता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के 2019 के एडिशन में आप देखेंगे तो ये रिपोर्ट में कहा गया था उस टाइम पर, 2019 की रिपोर्ट। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। वाटर एड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जहाँ पे कहा कि इंडिया एक्सट्रैक्ट्स मोर ग्राउंड वाटर देन यूएस एंड चाइना कंबाइंड ड्यू टू इट्स हाई वाटर इंटेंसिव क्रॉप प्रोडक्शन like wheat and rice. This indicates that statement 1 is correct. The statement 2 is doubtful because much of the water needed for extraction is for the agricultural sector. Hence, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Then C becomes the correct answer. Right? So, this is how I approached and मेरा ये question सही था. I marked it very correctly. But again, how can I say मेरा सही था कि नहीं सही था? Because आंसर की तो आया नहीं है दोस्त। तो यूपीएससी भाई मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपनी आंसर की निकाल दो, है ना। ये टाइम 2019 की न्यूज़ है, आपको दिखाई देगी नवंबर 10 2022 में आपको द हिंदू का दिखाई देगा, जैकब इसकी लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन लोवेस्ट इन 18 ईयर्स। फिर आपको ये अराउंड 2019 का टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है जो मैं आपके सामने लगाया हुआ हूँ कि ये वाला जो न्यूज़ है क्या। तो सर 2019 का करंट अफेयर्स पूछ लिया? अरे नहीं भाई, 2019 का करंट अफेयर्स नहीं पूछा है तुमसे, ये तुमसे कॉमन सेंस लगाने की बात कर रहा है। कॉमन सेंस ये सब इन रिपोर्ट्स में भी है। 26% ऑफ द वर्ल्ड लैक्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, 46% डू नॉट हैव एक्सेस टू सैनिटेशन। ये मार्च का न्यूज़ है। फिर से आपने क्या देखा उस्ताद, आप देख रहे हो मई में पेपर हुआ, मार्च का करंट अफेयर्स आ रहा है। Mr. Conan said that actual increase in demand is happening in developing countries and emerging economies that is driven by industrial growth and especially the rapid increase in population of cities. If it is these urban areas that you have really increasing the demand. With agriculture using 70% of the water globally, this indicates that agriculture की वजह से water extraction थोड़ा सा ज़्यादा है। seasonal water scarcity हो जा रही है जहाँ पे इस तरह की चीज़ें abundant हैं। सेंट्रल अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका, worsen in regions where water is already in a short supply, Middle East and Sahara in Africa. So applied है again. Last question, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 कहता है कि इंडिया का पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम जो है लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। भाई मैंने क्या लॉजिक लगाया था, मैंने कहा यार सरकार ने तो इंद्रधनुष अनाउंस किया है और वैक्सीनेशन हमारा रैम्पेंट चल ही रहा है,
और किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो हम उसको प्रिवेंटिव केयर कहते हैं। प्रिवेंटिव केयर क्या होती है? बीमारी ना हो वो वाली केयर। क्यूरेटिव क्या होती है? बीमारी हो गई तो उसका उपचार। तो बीमारी जो हो गई उसके उपचार के लिए सेंट्रल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, CHCs, PSCs ये सब बनाई गई हैं गांव स्तर। तो क्यूरेटिव पे भी फोकस है और प्रिवेंटिव पे भी फोकस है। प्रमोटिव और रिहेबिलिटेटिव केयर में अगेन हम च्यवनप्राश खाइए, आहार अच्छे रखिए, न्यूट्री सीरियल्स खाइए, तमाम तरह की बातें भारत सरकार करती रहती है। PM पोषण वोषण दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या पढ़े थे हम लोग, ठीक है। स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट 1 मुझे लार्जली फोकस समझ में ही नहीं आया। वर्ड लार्जली फोकस की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। मैं कहता प्राइमरीली फोकस इज ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, तो लिमिटेड वर्ड जो है वो मुझे अगेन कंफ्यूज कर गया, तो मैंने स्टेटमेंट 1 को इनकरेक्ट मान लिया। लेकिन स्टेटमेंट 1 एक्चुअली में करेक्ट था, तो इस वजह से मेरा गलत हुआ। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरा क्यों गलत हुआ। क्योंकि क्लोज रीडिंग अगेन पढ़ा तो था पर डिटेल में नहीं पढ़ा। सवाल आया है ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी से। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 की आई थी, उससे सवाल आया है। Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services। भाई ये स्टेटमेंट बच्चा बच्चा सही करके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने मार्क कर दिया दैट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया का मार्च 19 का 2023 का पेपर था, जहाँ पे इस पर एडिटोरियल आया था और कहा था कि इंडिया ने ट्रेडिशनली हमेशा क्यूरेटिव केयर पे फोकस किया है। उस कंटेक्स में स्टेटमेंट 1 जो होता है वो भी करेक्ट हो जाता है। लेकिन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन 2 किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है बी का, तो आंसर इसका बी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में मेंशन किया गया था कि इंडिया का जो शिफ्ट है, हेल्थ पॉलिसी से शिफ्ट हो रहा है, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स हेल्थ केयर नीड्स। The government of India, through its missions like Indradhanush, is now focusing on preventive, promotive and rehabilitative care। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भी एक तरीके का ओवरऑल हेल्थ और सैनिटेशन को इम्प्रूव करने का है। स्टेटमेंट 2 भी सही है क्योंकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर बी होगा। अगेन आप समझ पा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस जो है ये आपके एप्लीकेशन ऑफ माइंड को चेक करता है, आपके नॉलेज से ज़्यादा। कभी कभी कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिना नॉलेज के लगाओगे तो मेरे जैसी गलती, वाहियात गलती जो है वही करोगे। आते हुए सवाल को एक लाइन की वजह से, लिमिटेड प्रिवेंटिव केयर और लार्जली फोकसेस ऑन क्यूरेटिव केयर को ना समझ पाने की वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, मैं नहीं मानूंगा कि मेरी गलती है, मैं बस इतना मानूंगा अपने लिए लर्निंग आउटकम्स में एक ही चीज़ लेके चलूंगा कि आप कुछ भी पढ़ेंगे अगर तो उसको पूरा पढ़ेंगे, उसका विड्थ पढ़ेंगे, ठीक है, और बेसिक बातों को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। ये वो आर्टिकल है जहाँ से न्यूज़ आया था। तो लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि यूपीएससी भाई आंसर की नहीं निकालता है, यूपीएससी आंसर की रिलीज़ नहीं करता है, हमारे लिए दिक्कतें और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो 10 पहले मैं आपसे जो अराउंड 4-5 क्वेश्चंस, 4-5 नहीं 5 to 6 क्वेश्चंस पहले वीडियो में मैंने शेयर किए हैं, वीडियो 1 में, उस पर मैंने आपको टिप्स दी हैं। और आज मैंने अराउंड 11 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वीडियो 2 में, इसमें आपको मैंने टिप्स दी हैं। इन टिप्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो। कुछ और आपको एक्सपेक्टेशन हो, कुछ और आपके मन में सवाल आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अदरवाइज आपको सिंपल एक काम करना है दोस्त, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट प्लीज़ प्रिपेयर हार्ड, प्लीज़ प्रिपेयर वेल एंड डू नॉट स्किप ऑन योर न्यूज़पेपर्स। Newspapers are the vital source that are going to let your board sail across. I'll see you guys in the next video. Thank you so much. Love you all. All the very best.